हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पीएच के बारे में। पीएच मैं जो है ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ। पीएच जो हम लोग जानते हैं कि पीएच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है। हमें पता है कि पीएच जो है दैट विल बी इक्वल टू, पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। पीएच दिस विल बी इक्वल टू माइनस लोग H3O प्लस साइन की कंसिडरेशन, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, जो P जो है दैट इज़ कॉल्ड पीएच, जो हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। तो P जो है दैट इज स्टैंड फॉर, यहाँ पे जो है माइनस लोग को डिनोट कर रहे हैं। H क्यों, पीएच जैसे हम लोग बात कर सकते हैं हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन के इक्वल है यहाँ पे। तो पीएच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पीएच जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस लोग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। और जैसे पीएच होता है वैसे ही POH दिस विल बी इक्वल टू माइनस लोग OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो यू कैन टू से दैट कि PKW या PKW कर लो तो किसके इक्वल होगा। PKW जो है स्टूडेंट्स किसके इक्वल आएगा, PKW दिस विल बी इक्वल टू माइनस लोग KW के इक्वल होगा। यदि हम लोग बात करें लोग PKA तो ये होगा दैट विल बी माइनस लोग KA। एक्चुअली में क्या हो रहा है आप देख सकते हो कि यहाँ पे बार बार जब हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इतनी चीज़ों से हम लोगों ने कंक्लूजन निकाला है कि P जो है दैट विल बी इक्वल टू, ये जो P है दैट इज स्टैंड फॉर माइनस लोग, दिस मीन्स हाइड्रोजन H प्लस आयन, P मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, P मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, PKW मीन्स पोटेंशियल ऑफ KW, और PKA मीन्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो P जो दैट विल बी, यहाँ पे देख सकते हो कि जो P है, यहाँ पे जो P है दैट विल बी स्पेसिफाई फॉर माइनस लोग, यहाँ पे P आ गया दैट विल बी स्पेसिफाई फॉर माइनस लोग, और ये OH आ गया, H यहाँ पे आ गया, P जो है दैट विल बी स्पेसिफाई फॉर माइनस लोग, और KW जो है यहाँ पे आ गया, P जो है दैट विल बी यहाँ पे स्पेसिफाई फॉर माइनस लोग, और यहाँ पे KA आ गया। इसी तरह से सिमिलरली हम लोग बात करें तो PKB किसके इक्वल आएगा, PKB जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस लोग KB। तो ये P जो है दैट विल बी स्टैंड फॉर माइनस लोग। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा सभी को। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि एक रिलेशनशिप है दैट इज़ कोल्ड PH और POH के बीच में रिलेशनशिप है, एंड दैट विल बी इक्वल टू PH प्लस POH जो दैट विल बी इक्वल टू 14। मैं इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग, अभी मैंने आपको बताया कि जैसे कि PH जो है वो किसके इक्वल होता है, PH जो है दैट विल बी इक्वल टू, PH जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस लोग H प्लस आयन के इक्वल होता है। इसी तरह से POH जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस लोग OH माइनस आयन के इक्वल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो POH जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस लोग OH माइनस आयन के इक्वल आएगा। तो आपको सभी को पता है कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है दैट विल बी इक्वल टू, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसके इक्वल होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है दैट विल बी इक्वल टू, हमें पता है कि आयनिक प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, आयनिक प्रोडक्ट जो होता है KW जो है दैट विल बी इक्वल टू, KW दैट विल बी इक्वल टू H प्लस आयन, और OH माइनस आयन दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻14 के इक्वल होता है। हमें ऑलरेडी पता है ये सारा कुछ। तो अब जैसे कि हम लोगों को पता है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लोग लेंगे, टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड्स, मतलब लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी ले जाएंगे। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि लोग M इंटू एन किसके इक्वल होता है, लोग M इंटू एन किसके इक्वल होता है, लोग मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, लोग जो है M इंटू एन किसके इक्वल है, लोग M इंटू एन, लोग M इंटू एन, M इंटू एन जो है ये होता है लोग M प्लस लोग एन। और हमें पता है कि लोग M ओवर एन किसके इक्वल होता है, लोग M माइनस लोग एन के इक्वल होता है, लोग एन के इक्वल होता है। तो हमें ये फार्मूला ये यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लोग M इंटू एन जो दैट विल बी इक्वल टू लोग
log m प्लस log के n के इक्वल होता है। तो अभी हम लोग यही फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें क्या होगा। अब हम लोगों ने log ले लिया दोनों तरफ, लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है log ले लिया, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा log आ जाएगा log h प्लस और h प्लस साइन की कंसिडरेशन और ओ एच माइनस साइन की कंसिडरेशन लेफ्ट साइड पे। और जो राइट साइड होगा उसमें आप देख सकते हैं कि log 10 रेज टू पावर माइनस 14, log 10 रेज टू पावर माइनस 14। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, log हमें पता है कि log m इंटू एन किसके इक्वल होगा, ये आएगा log m प्लस एन, ये बन गया log m इंटू एन, दिस विल बी इक्वल टू log m, ये आगे सपोज करो m और ये आगे n, तो क्या बन जाएगा log h प्लस साइन की कंसिडरेशन प्लस log ओ एच माइनस साइन की कंसिडरेशन। आप देख सकते हो ये हो गया log m इंटू एन, ये फार्मूला बन गया log m प्लस log n, ये फार्मूला बन गया। तो यही हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये log m इंटू एन जो है दैट विल बी इक्वल टू log m प्लस log क्या होएगा n के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर हो गया। और यहाँ पे log आ जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 14 के इक्वल हो गया, यहाँ पे 10 रेज टू पावर माइनस 14 के इक्वल हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाइड कर दिया, किससे, दोनों तरफ जो है हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव साइन से। हम लोग दोनों तरफ लेफ्ट और राइट साइड जो है नेगेटिव साइन से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों तरफ जो है नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट साइड भी नेगेटिव साइन आ गया, आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन आ गया, और राइट साइड भी क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया। और हमें पता है कि ये जो माइनस log जो है दैट विल बी स्पेसिफाई फॉर p को स्पेसिफाई करता है, माइनस log जो है दैट विल बी स्पेसिफाई फॉर p, और यहाँ पे h आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ओ h आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस log आप देख सकते हैं कि सो दैट इज़ अ रीज़न यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस log h प्लस जो है दैट विल बी इक्वल टू, माइनस log h प्लस जो है दैट विल बी इक्वल टू पी एच के इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह से माइनस log ओ एच माइनस साइन जो है दैट विल बी इक्वल टू पी ओ एच के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको एक फार्मूला बताया स्टूडेंट्स कि जो log जो m रेज टू पावर n जो है वो किसके इक्वल होगा, m रेज टू पावर n किसके इक्वल होता है, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, log m इंटू n जो है वो किसके इक्वल होगा। अब देखो log m रेज टू पावर n जो है दिस विल बी इक्वल टू, हम लोग देख रहे हैं कि क्या होगा इसमें जो है दिस विल बी इक्वल टू, ये पावर जो है आगे आ जाती है, ये जो n पावर है आगे आ जाएगी, ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये बन जाएगा n log m की इक्वल हो जाएगा। लग रहा है पता, इतना क्लियर हो गया सभी को। तो अब जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे देख लो आप क्या है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली देख सकते हैं आप लोग log आ गया, log 10 रेज टू पावर माइनस 14 है ना, और यहाँ पे -1 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये बन जाएगा -1, और ये पावर आगे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि log m रेज टू पावर n किसके इक्वल होगा, n log m के इक्वल होगा, तो ये माइनस पावर आगे आ जाएगी, ये बन जाएगा -14, और log क्या आ जाएगा 10, log 10, ठीक है। तो क्या बन जाएगा फाइनली, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 14 log 10, और दिस विल बी इक्वल टू, हमें पता है log 10 किसके इक्वल होता है, log 10 जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 के इक्वल होता है, सो दैट इज़ द रीज़न ये बन जाएगा 14 log 10 जो है 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ गया 14, तो ये बन गया 14 के इक्वल हो जाएगा। तो यही देखा आप लोगों ने यहाँ पे कि जो माइनस लोग जो ओ एच माइनस साइन था, माइनस लोग 10 रेज टू पावर माइनस 14 था, यही वाला माइनस लोग 10 रेज टू पावर माइनस 14 जो है दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, दिस विल बी इक्वल टू 14, किसके इक्वल होगा 14 के इक्वल होगा। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी को। तो आप देख सकते हैं कि पी एच प्लस पी ओ एच जो है दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, पी एच प्लस पी ओ एच जो है दैट विल बी इक्वल टू 14 के इक्वल होगा, पी एच प्लस पी ओ एच जो है दैट विल बी इक्वल टू
14 के इक्वल होगा। अब हम लोग कर रहे हैं इसके बेस्ड पे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन बोला गया है कैलकुलेट द पीएच वैल्यू ऑफ 0.01 मोलरिटी HCl सोल्यूशन की हमें मोलरिटी क्या निकालनी है, पीएच वैल्यू फाइंड आउट करनी है हम लोगों को। तो हम लोगों को बोला गया है कि यहाँ पे क्या निकालनी है, हमने पीएच वैल्यू निकालनी है 0.01 मोलरिटी HCl सोल्यूशन की हमने क्या निकालनी है, पीएच वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स HCl हम लोगों को पता है HCl सोल्यूशन है, सोल्यूशन किस में बनेगा, वाटर में बनेगा, एक्वा सोल्यूशन होगा। 0.01 मोलरिटी जो है HCl सोल्यूशन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो है इसमें जो है ये जो सोल्यूशन जो है दैट इज़ एक्वा सोल्यूशन है। तो HCl जब HCl जो है और ये वाटर HCl जो है वाटर में कम्प्लीटली आयनाइज होता है बिकॉज HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। अब आप लोगों को बता देता हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फ़र्क होता है भाई। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज होते हैं और वीक एसिड वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते, उनमें इक्विलिब्रियम की स्टेज मेंटेन होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात करें HCl जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। HCl जो है दैट विल बी डिकम्पोज इनटू H प्लस Cl माइनस साइन, ये कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा, कंप्लीट आयनाइज हो जाएगा। तो HCl और H प्लस साइन की कंसंट्रेशन जो है दैट विल बी इक्वल होगी, ठीक है। और वीक एसिड में क्या होता है बच्चे, वीक एसिड जैसे ये आ गया CH3COOH, ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। ये क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो ये डिसोसिएट हो रहा है, ये आयन जो है रीयूनाइट होकर के ये दोनों कंबाइन करके इसकी क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। तो ये कंप्लीटली एसिडिक एसिड जो है कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है, पर ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो कंप्लीटली क्या होता है, आयनाइज हो जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया, सभी को क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या है कि ये जो जब ये टूटता है, रिएक्टेंट टूटते हैं और प्रोडक्ट जो है रीयूनाइट करके दोबारा रिएक्टेंट की क्या करेगा, फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते हैं वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है दे विल बी कंप्लीटली आयनाइज। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। और अब जैसे हम लोग बात करें HCl के, जैसे क्वेश्चन जो है आप लोग देख रहे हो, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन देखो आप लोग, सिंपल सा क्वेश्चन में आप देख रहे हो बच्चे कि HCl की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन में आप लोगों को HCl की कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है। HCl की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग 0.01 मोलरिटी जो है HCl की कंसंट्रेशन दी हुई है। HCl की कंसंट्रेशन कितनी है, आप देख सकते हो कि 0.01 जो है वो HCl की कंसंट्रेशन दी हुई है। 0.01 जो है HCl की कंसंट्रेशन दे रखी है आप लोगों को, 0.01 जो है HCl की कंसंट्रेशन दी हुई है ना। तो क्या होगा, बट विल हैपन नाउ, HCl की कंसंट्रेशन दे रखी है आप लोगों को, HCl की कंसंट्रेशन दे रखी है, कितनी दी है, 0.01 मोलरिटी। तो HCl की कंसंट्रेशन हमें पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बट विल हैपन नाउ, HCl की कंसंट्रेशन कितनी दी है। मैंने पहले बताया कि कंसंट्रेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बड़ी ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो कितनी कंसंट्रेशन दी हुई है HCl की, HCl की कंसंट्रेशन दे रखी है आप लोगों को, HCl की कंसंट्रेशन दी हुई है। HCl की कंसंट्रेशन जो है बड़ी ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, कितनी दी हुई है, 0.01 मोलरिटी आपको HCl की कंसंट्रेशन दे रखी है। तो HCl जो है वो कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कंप्लीट स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl जो कंप्लीटली स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है। जितना ये डिसोसिएट होगा उतनी ही H प्लस आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। जितना H प्लस आयन डिसोसिएट होगा उतनी H प्लस आयन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो जितना HCl है उतना यदि H प्लस आयन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, तो दोनों की कंसंट्रेशन जो है दैट विल भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है वो भी कितने की इक्वल आएगी, H प्लस और HCl आयन की कंसंट्रेशन दोनों की क्या होगी, इक्वल होगी। और दैट विल भी इक्वल टू क्या होगा, 0.01 मोलरिटी के इक्वल होगा, 0.01 मोलरिटी के इक्वल होगा। इसलिए HCl और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। पर जब ये डिसोसिएट होता है, HCl जो है किस में डिसोसिएट हो रहा है, H प्लस आयन में डिसोसिएट हो रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये वाटर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, आप सभी को पता है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन हो जाएगी। आ रही मेरी बात समझ आ रही है सभी को। H प्लस आयन जो वो कंबाइन करके, मैंने सिंपल सी बात बोली स्टूडेंट्स, मैंने सिंपल सी बात बोली, HCl किस में टूट रहा है, H प्लस और किस में टूट रहा है, Cl माइनस में। तो जितना HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितना टूटेगा उतनी H प्लस आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। तो HCl की कंसंट्रेशन यदि 0.01 मोलरिटी है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन भी कितनी होगी, 0.01 मोलरिटी होगी। इतना क्लियर हो गया होगा। और जब ये H प्लस आयन जो है वाटर के साथ कंबाइन करते हैं, हाइड्रोनियम आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन। तो जितनी HCl और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही हाइड्रोनियम आयन की भी क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। तो हाइड्रोनियम आयन की जो कंसंट्रेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू कितनी आ जाएगी, H3 प्लस आयन की कंसंट्रेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू 0.01 मोलरिटी के इक्वल होगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, हो गया क्लियर सभी को
कि H3+ आयन जो है, जितना HCl की कंसनट्रेशन है, जितनी HCl की कंसनट्रेशन है उतनी ही, जितनी HCl की कंसनट्रेशन है उतनी ही H+ आयन की होगी, उतनी ही H3+ आयन की कंसनट्रेशन होगी, क्योंकि जो HCl जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कंप्लीटली क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, जिसकी वजह से कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, जिसकी वजह से HCl, H+ आयन और H3+ आयन, इन तीनों की जो कंसनट्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू सेम होगी। इतना क्लियर हो गया? तो यही बता रहा था मैं। अब यहाँ पे देख सकते हो आप न्यूमेरिकल के बारे में कि HCl जो है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है, ठीक है, वो कम्प्लीटली आयनाइज होगा। ये HCl जो टूट करके किसकी फॉर्मेशन करेगा, H+ और प्लस किसकी करेगा, Cl- आयन की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, और ये H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन करके H3+ आयन की फॉर्मेशन करेगा। ये आ गया यहाँ पे, और जो बच गया Cl- आयन। तो HCl और H3+ आयन की कंसंट्रेशन जो है दे विल बी इक्वल, दोनों की कंसंट्रेशन जो दोनों की क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। हो गया क्लियर यहाँ तक? तो आप सभी को यहाँ तक पता लग गया होगा कि जो HCl है उसकी जो कंसंट्रेशन है, HCl की जो कंसंट्रेशन है वो किसके इक्वल आ रही है, वो किसकी इक्वल आ रही है, वो HCl की जो कंसंट्रेशन है वो H3+ आयन की इक्वल होगी, और वो 0.01 मोलरिटी की इक्वल होगी। और ये हम लोगों ने इसको डेसिमल को हटा दिया, दैट विल बी इक्वल टू 1/100, और ये बन जाएगा 10⁻⁻² मोलरिटी के इक्वल हो जाएगा। और इसके बाद हमें पता है फार्मूला स्टूडेंट्स, क्या फार्मूला होता है, pH = -log H3+ आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। और हमें पता है कि H3+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, यहाँ पे 10⁻² के इक्वल आ रही है, ठीक है, 10⁻² के। तो H3+ आयन की वैल्यू कितनी आ रही है, 10⁻² आ रही है, और इस वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स, कितना क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -log 10⁻, कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ये बन गया -1, और ये पावर आगे आ जाएगी, आप लोगों को पता लग गया, -2, और log क्या होएगा, और ये log बन गया log 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2, और log 10 जो है दैट विल बी इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। इसलिए 0.01 मोलरिटी का जो सोल्यूशन होगा उसकी जो pH है, उसकी जो pH होगी वो किसकी इक्वल आएगी, pH जो है दैट विल बी इक्वल टू 2 के इक्वल होगी। पता लग गया होगा सभी को, दैट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे हमने अभी देखा जैसे कि HCl एसिड की कंसंट्रेशन से हम लोगों ने pH की वैल्यू निकाली। अब हम लोग निकालेंगे बेस की कंसंट्रेशन से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, बेस की कंसंट्रेशन से हम लोग POH की वैल्यू निकालेंगे। तो अब वो हम लोग बात कर रहे हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसमें जैसे कि हमें pH वैल्यू निकालनी है, 0.01 मोलरिटी NaOH की जो है हम लोगों ने क्या निकालनी है, pH वैल्यू निकालनी है, pH वैल्यू। तो हमें बोला गया है कि अब 0.01 मोलरिटी NaOH से pH की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें पता है NaOH जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग जो है NaOH जो है दैट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस है। यदि NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको पता है कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये किस में डिसोसिएट होगा, NaOH जो वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, किस में टूटेगा, Na++ किस में टूटेगा, OH- आयन में टूटेगा, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए कम्प्लीटली क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। तो जितना ये NaOH जो है डिसोसिएट होगा उतने ही OH- आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम साइन मेंटेन नहीं है, ठीक है। क्योंकि इक्विलिब्रियम जब मेंटेन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो रीयूनाइट करके रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर देते हैं। तो जितना वो डिसोसिएट होता है तो उतने ही, मतलब यदि वीक बेस है तो उतनी ही OH- आयन की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो उस टाइम दोनों की कंसंट्रेशन जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है इक्वल नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो है NaOH जो है आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो NaOH की कंसंट्रेशन जो है OH- आयन की इक्वल आएगी। और हमें पता है कि NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दी हुई है, ब्रैकेट जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ये स्पेसिफाई कर रहा है, कंसंट्रेशन को स्पेसिफाई कर रहा है ये बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। NaOH की कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है, 0.01 मोलरिटी जो है NaOH की कंसंट्रेशन है। तो जितना हम लोग बात कर रहे हैं कि जितना NaOH डिसोसिएट हो रहा है उतनी ही OH- आयन की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। तो
दोनों जितना ये डिसोसिएट होगा, कितना है ये 0.01 है, तो 0.01 ही डिसोसिएट होगा, तो 0.01 OH माइनस आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। इसलिए दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होगी, सेम होगी। स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस के केस में क्या होगा, जितना NaOH डिसोसिएट होगा उतने ही OH माइनस आयन की, जितना NaOH जो है डिसोसिएट होगा, जितना NaOH जो है डिसोसिएट होगा उतनी ही OH माइनस आयन की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। इसलिए NaOH और OH की जो कंसंट्रेशन होगी दैट विल बी सेम होगी। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सिंपली सी बात है, OH माइनस आयन और NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो दोनों की क्या होगी, सेम होगी। और वो किसके इक्वल आ गया, 0.01 मोलैरिटी के इक्वल होगा। तो 0.01 को हम लोग डेसिमल को हटाया, जब 0.01 के डेसिमल को हटाया तो दैट विल बी इक्वल टू क्या आएगा, 1/, कितना हो जाएगा, 100 के इक्वल हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। और 1/100 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/100 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻² मोलैरिटी है ना, 10⁻²2 लिख सकते हैं यहाँ तक। और अब हम लोग कर रहे हैं, हमें पता है स्टूडेंट्स आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो है KW किसके इक्वल होगा, KW जो है H3+ आयन की कंसंट्रेशन, H3+ आयन की कंसंट्रेशन OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन और 10⁻⁻14 के क्या होगा, इक्वल होगा। इतना क्लियर हो गया सभी को। और अब हम लोगों को क्या करना, आयनिक प्रोडक्ट के, क्योंकि भाई हम लोगों ने pH की वैल्यू निकालनी है, और pH का हमें फार्मूला पता है मेरे स्टूडेंट्स, क्या पता है तुम लोगों को कि माइनस pH जो है वो किसके इक्वल होता है, pH जो है भाई मेरे वो माइनस log H3O+ आयन के इक्वल होता है, H3+ आयन के इक्वल होता है। लग गया ना पता। तो अब यहाँ पे मुझे किसकी कंसंट्रेशन पता लगी, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन लगी पता मुझे, और OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁻² है। पर मैं pH तभी निकाल सकता हूँ जब हमें H3+ आयन की कंसंट्रेशन का पता हो, तभी मैं pH वैल्यू जो फाइंड आउट कर सकता हूँ। OH से मैं pH वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता मैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन जो पता है मुझे, उससे मैं H3+ आयन की कंसंट्रेशन को क्या करूँगा, फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है आयनिक प्रोडक्ट H3+ आयन और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू 10⁻⁻14 के इक्वल होती है। और मुझे पता है कि H3+ आयन की कंसंट्रेशन निकालना, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, H3+ आयन की जो कंसंट्रेशन होगा वो दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, H3+ आयन की कंसंट्रेशन जो है दैट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 10⁻⁻14 ओवर आएगा OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन। तो ये आ गया 10⁻⁻14 ओवर OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 10⁻⁻2 हो जाएगा, और ये बन जाएगा 10⁻⁻12 मोलैरिटी। हो गया क्लियर यहाँ तक। तो देख लो आप लोग, यहाँ पे निकाल दिया मैंने, H3+ आयन की कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो गया, 10⁻⁻12। और हमें पता है स्टूडेंट्स कि pH जो वो किसके इक्वल होता है, pH जो है भाई मेरे, pH जो है वो किसके इक्वल होगा, माइनस log H3+ आयन की कंसंट्रेशन होगा। और अभी हम लोगों ने किसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर ली है, H3+ आयन की कंसंट्रेशन, वो किसकी इक्वल आ रही है, 10⁻⁻12 के इक्वल आ रही है, ठीक है। तो मैंने भर दिया यहाँ पे 10⁻, क्या हो गया, H3+ आयन की जगह मैंने क्या भर दिया, 10⁻12 भर दिया, ठीक है। आपको पता है फार्मूला log m⁻n है ना, तो ये पावर आगे आ जाएगी, है ना। तो ये आएगा -1, और क्या आएगा, यहाँ पे 1 ही लिखा है मैंने, जैसे कि 1 आना था, यहाँ पे -1 है ना, और क्या आएगा -12, और log, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आना था log 10 है ना, यहाँ पे आ गया log 10। और सभी को पता है माइनस माइनस पॉजिटिव, ठीक है। ये आ जाएगा 12 इंटू log 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ये बन जाएगा 12। आगे समझ आ गया सभी को। तो इसका मतलब क्या है कि जब NaOH की कंसंट्रेशन कितनी होगी, NaOH की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01 मोलैरिटी है, तो उसकी जो क्या pH आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 12 की इक्वल होगी। वो लग रहा है पता सभी को, इतना क्लियर हो गया सभी को। अब यदि सपोज करो यदि हम लोग बात करते हैं OH की कंसंट्रेशन, यदि यहाँ पे 0.01 मोलैरिटी है ना, 0.01 मोलैरिटी है, और यदि मैं कर दूँ यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी कर दूँ, 0.001 कर देता हूँ मैं, तो कितना आ जाएगा, OH की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, NaOH की कंसंट्रेशन यदि 0.001 है तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन किसकी इक्वल आ जाएगी, 0.00, दोनों, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.001, दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आया हो तो क्या लिख देंगे इसको, OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 10⁻⁴ कितना आएगा, -3, और कितना आ जाएगा, आयनिक प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, H3+ आयन की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, अभी आपको बताया कितना हो जाएगा, H3+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, क्या आएगा, किसके इक्वल आया, KW कितना होता है,
10 रेज़ टू पावर कितना होता है -14 ओवर OH माइनस आयन की कंसिडरेशन, OH माइनस आयन की कंसिडरेशन, तो क्या बन गया 10 रेज़ टू पावर -14 ओवर कितना आ गया 10 रेज़ टू पावर -14 ओवर आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर -3, तो कितने के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर कितना हो जाएगा -11, 10 रेज़ टू पावर कितना आ जाएगा -11 H3 प्लस आयन की कंसिडरेशन कितनी आ गई 10 रेज़ टू पावर -11, तो क्या आएगा pH कितनी आ जाएगी, क्लियर हो गया होगा सभी को। pH सिंपल है, क्या होता है pH जो है दैट विल बी इक्वल टू माइनस log H3O प्लस आयन की कंसिडरेशन, H3 प्लस आयन की कंसिडरेशन, और H3 प्लस आयन की कंसिडरेशन कितनी आ गई 10 रेज़ टू पावर कितनी आ गई माइनस log 10 रेज़ टू पावर कितना आ गया 10 रेज़ टू पावर -11, कितना आ जाएगा सिंपली pH जो है दैट विल बी इक्वल टू 11 आ जाएगी। तो इस तरह से आपके पास वैल्यूज़ वगैरह चेंज करके आप लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन जो है ऐसा सोल्यूशन होता है जिसमें कुछ एसिड, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डल जाए, उसकी pH वैल्यू जो है दैट विल डज नॉट चेंज। द सोल्यूशन which resist any change in its pH value when small amount of acid or base are added to it। मतलब उस सोल्यूशन की pH वैल्यू जो है दैट विल डज नॉट चेंज, यदि उसमें क्या डल जाए, थोड़ा सा एसिड या बेस डल जाए, उसकी pH वैल्यू जो है चेंज नहीं होती। तो जैसे सिंपल से तुम लोगों को समझाने के लिए, ये सपोज करो तुम लोगों ने वाटर लिया, सपोज करो यहाँ पे ब्यूरेट में एसिड पड़ा हुआ है, ये आ गई ब्यूरेट आ गई, ठीक है, इस टाइप से ब्यूरेट है, ठीक है ब्यूरेट, और यहाँ से इसमें एसिड डला हुआ है, सपोज करो एसिड डला है, यहाँ पे एसिड डला हुआ है, एसिड डला हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने वाटर ले लिया, सिंपल वाटर, ये आ गया वाटर, ये आ गया वाटर। तो वाटर की pH जो है 7 है भाई, सिंपल सी बात है 7 होती है। यदि तुम लोग इस ब्यूरेट को खोलोगे, ओपन करोगे, यहाँ से ओपन करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये एसिड जो है यहाँ पे रन करना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है, और जब ये वाटर यहाँ पे आएगा भाई, तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, तो pH जो है वाटर की कम होना स्टार्ट हो जाएगी, pH जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, HCl जो है एसिडिक है और वाटर जो है क्या है, वाटर जो न्यूट्रल है, तो इस वाटर जो है न्यूट्रल है, और हमें पता है एसिड की pH जो है 7 से कम होती है, और जो बेस होती है उसकी pH वैल्यू जो है बेस जो होता है उसकी pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होती है। जब हम लोग इसमें एसिड रन करेंगे, यहाँ पे एसिड आएगा, ठीक है, एसिड आएगा, एसिड आएगा, सपोज करो यहाँ पे एसिड आ रहा है, ठीक है, एसिड आ रहा है, तो व्हाट विल हैपन, जब इसमें एसिड आएगा स्टूडेंट्स, तो इसकी जो pH जो है वो मेंटेन नहीं रहेगी 7, वो pH जो है 7 से क्या होगी 7 से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये सोल्यूशन जो है दैट विल बिकम क्या होएगा, एसिडिक होना स्टार्ट हो जाएगा, लग रहा है पता। और यदि हम लोग सपोज करो यहाँ पे एसिड नहीं लेते, हम लोग क्या डालते, यहाँ पे क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, व्हाट विल हैपन, यदि मैं बेस लेता सपोज करो, तो व्हाट विल हैपन, बेस लेता है NaOH लेता है यहाँ पे, तो क्या होना था, वाटर की pH जो है 7 है, ठीक है। तो जब हम लोग इसको क्या करेंगे, किसको रन करेंगे, यहाँ पे बेस को रन करें, सपोज करो यहाँ से बेस निकल रहा है, यहाँ से बेस निकल रहा है, ठीक है, बेस निकल रहा है, यहाँ से बेस निकल रहा है, ठीक है, बेस निकल रहा है, तो व्हाट विल हैपन, इसकी pH वो 7 रहेगी वाटर की, उसकी pH जो बढ़ेगी 8 9, मतलब जो भी है इसकी pH जो है बढ़ती जाएगी। तो इसकी मतलब जो pH होगी 7 से क्या होगी, 7 से क्या होगी, ज़्यादा होना क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। लग गया पता सभी को। तो वो है कि बफर सोल्यूशन स्टूडेंट्स ऐसा सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन ऐसे है, ऐसा सोल्यूशन है, सपोज करो यहाँ पे बफर सोल्यूशन है, सो बफर सोल्यूशन ले लिया तुम लोगों ने, ठीक है, बफर सोल्यूशन ले लिया, बफर सोल्यूशन ले लिया आप लोगों ने। बफर सोल्यूशन कौन सा लिया, अभी मैं जैसे एग्जांपल के बारे में बात करूं तो बफर सोल्यूशन ले लिया आप लोगों ने, एसिडिक बफर ले लिया, जिसकी pH जो है, जैसे ये एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट है, इसकी pH कितनी है 4.74 है, एसिडिक बफर ले लिया 4.74 इसकी pH है, 4 पॉइंट कितनी है 4.74 जो है pH है इसकी, ठीक है। और ये कौन सा है, एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है, एसिडिक बफर है, ठीक है। एसिडिक बफर में आ गया, जैसे एसिडिक बफर में 2 आ गए, एसिडिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट, ये है एसिडिक बफर CH3CuNA। इसकी pH कितनी है बच्चों, इसकी pH जो है 4.74 के अराउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये आ गया आपका बफर सोल्यूशन है ये, ठीक है, ये आपका आ गया कौन सा सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन है, बफर सोल्यूशन, ठीक है। इसमें थोड़ा सा बेस डल जाए, या यहाँ से हम लोग क्या रन कर रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो pH जो है वो मेंटेन रहेगी 4.74 रहेगी,
ठीक है, लग रहा है पता ना, तो इसकी जो पीएच है कम होगी ना, इसकी पीएच जो है वो ज़्यादा होगी। तो बफर सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन होता है बच्चों जिसमें थोड़ा सा बेस डल जाए या फिर क्या डल जाए, एसिड डल जाए, ठीक है, एसिड डल जाए, उसकी पीएच वैल्यू जो है दैट विल बी फिक्स रहेगी, 4.74 ही रहेगी या फिर जो भी है, ठीक है। तो उसकी जो पीएच वैल्यू जो है दैट विल बी फिक्स रहेगी, उसकी पीएच वैल्यू जो है दैट विल डज नॉट चेंज। उस सोल्यूशन को हम लोग कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं बच्चों? बफर सोल्यूशन बोलते हैं। कौन सा सोल्यूशन बोलते हैं? बफर सोल्यूशन। तो वही बोला, द सोल्यूशन हुज क्या, द सोल्यूशन हुज विच रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू, वो अपनी पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देता है। जब उसमें क्या डल जाए, एसिड डल जाए या बेस डल जाए, उसकी पीएच वैल्यू जो है दैट विल डज नॉट चेंज। वो सोल्यूशन जो है दैट इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? बफर सोल्यूशन बोलते हैं। आगे समझ आ गया सभी को? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है आपका वो जो है कौन है? वो ह्यूमन ब्लड जो है दैट इज़ द बेस्ट एग्जांपल। आप लोग कई बार एसिडिक चीज़ भी लेते हो, बेसिक भी लेते हो, ठीक है, तो आपकी पीएच जो है, ब्लड की जो पीएच वैल्यू जो है दैट विल डज नॉट चेंज। और ब्लड की जो पीएच वैल्यू के बारे में बात करें, ठीक है, कई सॉल्यूशंस के बारे में बता देते हैं कि कौन कौन उनकी पीएच वैल्यू क्या होती है। ब्लड की जो पीएच वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, वो कितनी होती है? 7.3 से 7.5 के बीच में होती है। और जो लेमन जूस है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.2 टू 2.4 होती है लेमन जूस। और सॉफ्ट ड्रिंक जो आप लोग लेते हो, कुछ भी पी लेते हो सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, उसकी पीएच जो है दैट विल बी 3.0 होती है। और 1 मोलेटी HCl का जो सोल्यूशन होती है उसकी पीएच कितनी होती है? उसकी पीएच जो है दैट विल बी कितनी होगी? 0 होगी। आ रही समझ बात? कितनी है? लेमन जूस की पीएच कितनी है? 2.2 टू 2.4 होती है। और सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसकी पीएच जो है दैट विल बी कितनी होती है? 3 होती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो ब्लड की पीएच जो है दैट विल बी कितनी है? 7.3 टू 7.5 के बीच में रहती है। तो इसका मतलब क्या है? आपको पता है कि आप लोग नींबू लेमन जूस भी पीते हो। लेमन जूस कितना है, कितनी पीएच इसकी आपको बताया अभी? कितनी बताई मैंने पीएच इसकी? कितनी है? 2.2। ये लेते हो तुम लोग, कई बार लेती हो ये तुम लोग, लेमन जूस पीते हो, ठीक है। तो आपकी ब्लड की पीएच जो है दैट विल बी फिक्स ही रहेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्लड है दैट विल एक्टिव क्या एक्ट कर रहा है? बफर सोल्यूशन की तरह क्या करता है? एक्ट करता है, बफर सोल्यूशन की तरह एक्ट करता है, जिसकी वजह से इसकी पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेमन जूस पीने पर भी आपकी क्या पीएच जो है वही रहेगी। सॉफ्ट ड्रिंक लोगे तब भी जाके आपकी पीएच कितनी रहेगी? 3.0 ही रहेगी। लग रहा पता नहीं, सॉरी 7.3 टू 7.5 ही रहेगी, मतलब कि बीच में रहेगी ब्लड की पीएच, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक देख लो 3 है उसकी पीएच, ठीक है। चाहे सॉफ्ट ड्रिंक पियो चाहे लेमन जूस पियो, आपकी ब्लड की जो पीएच वैल्यू दैट विल डज नॉट चेंज, वो 7.3 से 7.5 के बीच में रहेगी। सिंपल सी बात, ठीक है। और यदि बेस पी लो, इनो वगैरह पीते हैं कई बार, मतलब वही है एसिडिटी हो जाती है, तो वो आपको पता है जो इनो जो है दैट इज बेसिक सोल्यूशन है, तो उसमें भी आपकी ब्लड की पीएच जो है दैट विल बी 7.3 से 7.5 के बीच में ही रहेगी। तो इसलिए जो आपका ब्लड है दैट इज कोल्ड क्या, कौन सा सोल्यूशन है? बफर सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है? बफर सोल्यूशन है, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे हैं बफर सोल्यूशन के बारे में, जैसे कि ठीक है, ह्यूमन ब्लड इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसकी पीएच जो है 7.3 से 7.5 होती है। चाहे आप लोग एसिडिक सोल्यूशन पियो चाहे बेसिक सोल्यूशन पियो, आपकी ब्लड की जो पीएच वैल्यू दैट विल डज नॉट चेंज। तो बफर सोल्यूशन वही सोल्यूशन है जिनकी पीएच वैल्यू जो है दैट विल डज नॉट चेंज व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड टू इट। अब आगे टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन। टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन में हम लोग बात कर रहे हैं सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। सिंगल सब्सटेंस के जो है बफर सोल्यूशन के बारे में बात करें। द सोल्यूशन ऑफ द साल्ट ऑफ ए वीक एसिड एंड अ वीक बेस, ये जो होता है दैट इज कोल्ड, हम लोग बोलते हैं कि इसमें वीक एसिड होगा और सोल्ट होगा। ये सोल्ट होगा वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब ये जो सोल्ट बना है वो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। कैसे? एग्जाम्पल आ गया अमोनियम एसीटेट, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल आ गया। तो जैसे कि अमोनियम एसीटेट के बारे में बात किया, तो ये वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। ये सोल्ट है किसका? सोल्ट किसका है? वीक एसिड और वीक बेस। और इसका एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज़ कोल्ड कौन सा है? अमोनियम एसीटेट। ये कैसे बना मैं बता रहा हूँ, ये सोल्ट कैसे बन रहा है। देखो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ है। देखो आपको पता होना चाहिए कि मैंने पहले भी बताया था कि जो दैट इज़ कोल्ड जो आपका ये जो अमोनियम एसीटेट के बारे में बात कर रहे हैं। एसिडिक एसिड के बारे में बताया था मैं आप लोगों को। एसिडिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। ये किस में टूटता है? किस में टूटता है आपको बताया था। दोबारा लिखते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं जरा। ये टूटा CH3COOH जो है दैट विल बी डिसोसिएटेड इनटू, किस में टूटेगा? CH3, किस में डिसोसिएट हो रहा है? CH3, ये टूट रहा था CH3COO माइनस प्लस, किस में टूटेगा? H प्लस में टूटेगा। और बेस ये आ गया वीक एसिड।
वीक एसिड बताया। आपको पता है ये एसिडिक एसिड जो है वीक एसिड क्यों है? क्यों भाई? क्योंकि ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है रीयूनाइट करके इसके द्वारा क्या कर रही है? फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये कम्प्लीटली जो वीक एसिड होते हैं वो दे विल डज नॉट कम्प्लीटली आयनाइज, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये जो आपका जो सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये सिंगल सब्सटेंस कैसे बना है? ये वीक एसिड टूट रहा है। और अब हम लोग बात कर रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड, भाई वो भी वीक बेस है। ये वीक एसिड आ गया, वो वीक बेस है NH4OH, ठीक है। तो ये आएगा तुम लोगों का, ये किस में टूटेगा? NH4 प्लस किस में टूटेगा? OH माइनस आयन में टूटेगा। वो लग रहा पता सभी को? हो गया, क्लियर हो गया? ये वीक बेस है, ये कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो रहा है। तो ये जो सोल्ट बना, ये जो सोल्ट बना कौन सा? अमोनियम एसीटेट, जो सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस का एग्जांपल है, जो जिसमें सोल्यूशन ऑफ सोल्ट क्या है? सोल्ट किसका है? वीक एसिड और वीक बेस का। जो वीक मतलब ये सोल्ट बना हुआ है वीक एसिड और वीक बेस का। हमें पता है एसिड और बेस मिलकर के क्या फॉर्मेशन करते हैं? एसिड और बेस जो है वो मिलकर के किसकी फॉर्मेशन करता है? किसकी फॉर्मेशन करता है? सोल्ट की फॉर्मेशन करता है। ये आ गया एसिड और ये आ गया बेस, सोल्ट की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। इतना क्लियर हो गया सभी को? ठीक है। तो वीक ये बेस है, ठीक है। तो क्या हुआ? व्हाट विल हैपन? ये सोल्ट बना किससे? एसिड और बेस से। ये आ गया एसिड, ये आ गया, ये वाटर बाहर निकल गया, ये वाटर बाहर निकल गया, और ये बना, ये देख लो, ये सोल्ट बन गया। क्या बन गया फार्मूला? आप देख सकते हैं, ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ये दोनों के मिलने से बन जाएगा, ठीक है। लग रहा है पता सभी को? ठीक है, ये दोनों के मिलने से बन रहा है, एसिड और बेस से, ठीक है। ये दोनों मिलेंगे, कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा? आप देख सकते हो फाइनली CH3 क्या बना? CH3COO क्या बनेगा? NH4 क्या बन जाएगा? लग रहा है पता सभी को? हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? कि क्या बना? ये बना सोल्ट, ये माइनस, इस पे चार्ज क्या आएगा? माइनस, और इस पे चार्ज क्या आ गया? प्लस। तो ये एसिड, ये आ गया एसिड और ये बेस मिल करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? सोल्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये जो एसिड है वो भी वीक है स्टूडेंट्स, और बेस जो है वो भी क्या है? वीक है। तो ये जो सोल्ट बन रहा है वो किससे बन रहा है? वीक एसिड और वीक बेस से बन रहा है। आ रही समझ बात? तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे हम लोग, तो फर्स्ट जो है जिसके बारे में बात की, सोल्यूशन ऑफ कौन सा? सिंगल सब्सटेंस, ठीक है। तो सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस कैसे बनता है? सोल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये आ गया सोल्ट, ये आ गया सोल्ट। सोल्ट किसका है बच्चों? ये किसका सोल्ट है? ये सोल्ट किसका है? ये वीक एसिड का और वीक बेस का। इससे सोल्ट की क्या हुई है? फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने बात की सोल्यूशन ऑफ सिंगल सब्सटेंस के बारे में बात की। अब हम लोग बात करें सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है एसिडिक बफर और दूसरा जो होगा दैट इज कोल्ड, उसको क्या बोलेंगे? बेसिक बफर, ठीक है, बेसिक बफर। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि एसिडिक बफर क्या होता है। एसिडिक बफर जो है स्टूडेंट्स, द सोल्यूशन कंटेन्स इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब कि ये जो एसिडिक बफर है वो दो सोल्यूशन से बना है, दो सोल्यूशन से बना है, जिसमें 50% जो होगा दैट इज़ कोल्ड, 50% जो है वो वीक एसिड है और 50% जो है उसका सोल्ट है। उसका सोल्ट है किससे बना है? स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। किससे बना है? स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। आप देख सकते हो, सिंपल सी बात है, एसिडिक बफर में क्या होगा? वीक एसिड होगा और इसका जो सोल्ट होगा विद अ स्ट्रॉन्ग क्या होगा? बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट, एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट, ठीक है। तो बोला क्या मतलब है एसिडिक बफर का? सिंपल सी बात है, एसिडिक बफर का मतलब क्या है? अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। एसिडिक बफर में हम लोग बात करें तो एसिडिक बफर जो है क्या है? ये इक्विमोलर क्वांटिटीज़ है। इक्विमोलर क्वांटिटीज़ क्या मतलब क्या होएगा? 50-50% है। कौन होगा 50%? कौन होगा? वीक एसिड। वीक एसिड आ गया CH3COOH, वीक एसिड 50% आ गया, वीक एसिड, ठीक है। और इसका सोल्ट, वीक एसिड का सोल्ट, वीक एसिड का सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। ये कैसे बना? ये वीक एसिड आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस कौन आ गया? NaOH, जो हमें पता है कि वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और ये एसिड और बेस मिल करके सोल्ट की क्या करेगा? फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा फाइनली वीक एसिड, एसिडिक एसिड, दैट इज़ वीक एसिड, वीक एसिड आ गया और इसका सोल्ट बना दैट इज़ CH3COONA। ये सोल्ट है,
वीक एसिड का ही सोल्ट है, पर किससे बना है? स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। किससे बना है? स्ट्रॉन्ग बेस से। तो सिंपल सी बात है, इट इज़ इक्वीमोलर क्वांटिटीज ऑफ इक्वीमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक एसिड। इक्वीमोलर क्वांटिटीज मतलब 50%। इट इज़ इक्वीमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट, इसी का सोल्ट है, इसी का सोल्ट विद क्या? विद किसके साथ? बोलो शाबाश, किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस। लग रहा पता सभी को? तो एसिडिक बफर जो है दैट इज वीक एसिड, इक्वीमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे कि यहाँ पे जो है आप सिंपली देख सकते हो कि जो है ये आ गया, एग्जांपल आ गया एसिडिक बफर में एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट, एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, ये वीक एसिड है और ये इसका सोल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस। किस स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? NaOH। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो आपका सोडियम एसीटेट और जो एसिडिक एसिड है, एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट है, जब ये एसिडिक बफर बनता है तो इसकी pH कितनी होती है? 4.74 के करीब होती है। पता लग रहा है सभी को? हो गया, क्लियर हो गया। तो जब एसिडिक एसिड और सोडियम एसीटेट मिलते हैं तो उसकी जो pH होती है दैट विल बी 4.74 के इक्वल होती है। और इसी तरह से फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट, फॉर्मिक एसिड और सोडियम फॉर्मेट, वो जो है वो भी जो है एसिडिक बफर की क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे जो है HCOH जो है दैट इज़ वीक एसिड है और इसका जो साल्ट बना HCOONA, कैसे बना वो? HCOOH और क्या बना? NaOH। ठीक है, ये बना NaOH। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? NaOH। ये वाटर निकल गया, यहाँ से वाटर निकल गया, तो क्या बना? आप देख सकते हैं क्या बना? HCOOH 50% वीक एसिड, 50% ये हो जाएगा 50%, और इसका सोल्ट HCOONA विद स्ट्रॉन्ग बेस। और लग रहा है पता सभी को? हो गया, क्लियर हो गया। वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो आपको क्लियर, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि जो है 2 एग्जांपल दे दिए एसिडिक बफर के, है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे बेसिक बफर के बारे में स्टूडेंट्स, है ना। बेसिक बफर कौन से होते हैं? बेसिक बफर के बारे में बात करें तो बच्चों, तो जैसे कि एसिडिक बफर में वीक एसिड होता था, तो बेसिक बफर में क्या होगा? वीक बेस होगा। क्या होगा? वीक बेस एंड इट्स सोल्ट विद क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को क्या कि बेसिक बफर कौन से होते हैं? वीक बेस। जैसे एसिडिक बफर में क्या होता था? एसिडिक बफर में एसिड वीक होता था, आपको पता लग गया होगा। एसिड वीक होता था, यहाँ पे एसिड वीक होता था, वीक एसिड होता था। ठीक है, और अब बेसिक बफर में क्या होगा? जो बेस होगा वो वीक होगा। बेसिक बफर जो है कंटेन इक्वीमोलर क्वांटिटीज ऑफ वीक बेस एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। इसकी जो सोल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड का होगा। तो बेसिक बफर जो है वीक बेस है। वीक बेस के बारे में बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट इज़ वीक बेस है। यहाँ पे जैसे हम लोग देखें तो NH4 जो है दैट विल बी कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है, वो टूटता है। किस में टूटता है? NH4 प्लस वीक इक्विलिब्रियम मेंटेन कर दी मैंने। एक एरो जो है फॉरवर्ड में है, एक एरो कहाँ पे है? बैकवर्ड में है। ठीक है, एक एरो फॉरवर्ड और एक एरो क्या हो गया? बैकवर्ड। क्या बना? NH4 प्लस क्या आएगा? OH माइनस आइन, क्योंकि ये वीक बेस है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, और वीक बेस ये आ गया वीक बेस, ये हो गया वीक बेस, क्योंकि कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा है, इक्विलिब्रियम मेंटेन है, क्योंकि फॉरवर्ड में भी हो रहा है और रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है? बैकवर्ड में भी हो रहा है। ये फॉरवर्ड हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है? बैकवर्ड हो रहा है। ठीक है, तो ये वीक बेस है। इस साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ इसका सोल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड आपको पता है HCl बड़ा फेमस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये किस में टूटता है? H प्लस किस में टूटेगा? Cl माइनस में। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? वीक बेस और इसका जो सोल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग, इसका जो सोल्ट बना ये बना सोल्ट, इसका ये बन गया ना सोल्ट। एसिड और बेस मिल करके किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं? ये बेस है और ये क्या है? एसिड है। तो बेस और जब एसिड मिलते हैं तो सोल्ट की क्या होगी? फॉर्मेशन बनेगी। ये बन जाएगा NH4 प्लस और Cl माइनस, ये बन गया सोल्ट। ठीक है, वीक बेस कौन आ गया? वीक बेस आ गया NH4OH।
NH4OH वीक बेस एंड इट्स सोल्ट, इसी का सोल्ट है ना, इसी से बना है ना ये सोल्ट। पर जो एसिड है वो कौन है भाई, एसिड जो है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो कंप्लीटली क्या हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, इक्विलिब्रियम नहीं है मेंटेन। ये रिएक्शन जो है ओनली फॉरवर्ड में हो रहा है, बैकवर्ड में नहीं हो रहा है। तो जो बेसिक बफर होते हैं 50% जो होगा वो वीक बेस होगा और 50% जो है इसका सोल्ट होगा, 50% जो है इसका सोल्ट है विद स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर हो गया सभी को, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, एसिड। तो NH4OH जो है वीक बेस है और इसका जो सोल्ट है NH4Cl सोल्ट है इसका, पर वो जो सोल्ट है वो किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है, एसिड स्ट्रॉन्ग से बना हुआ है। लग रहा है पता, ये हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो ये आप देख सकते हैं कि NH4OH प्लस NH4Cl अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड जो है, ठीक है, वो एक बेसिक बफर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, बेसिक। और उनकी जो pH होती है वो 9.25 होती है, 9.25 जो है बेसिक बफर बना रहे हैं कौन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और इसकी pH जो है अराउंड कितनी होगी, 9.25 के अराउंड होगी। इसी तरह से अगला एग्जांपल जो है दैट इज़ कोल्ड अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम नाइट्रेट का एग्जांपल है, अमोनियम नाइट्रेट का एग्जांपल है। अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है दैट विल आल्सो फॉर्म बेसिक बफर बनाते हैं। और लास्ट जो टर्म आ गई दैट इज कॉल्ड बफर एक्शन। बफर एक्शन क्या बोलते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए बफर सोल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स pH वैल्यू। ये बफर सोल्यूशन की जो है एक क्या बोलते हैं, दैट इज एबिलिटी है जो इसकी pH वैल्यू को चेंज नहीं होती है, नहीं होने देती है व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस एडेड टू इट, ठीक है। जब थोड़ा इसमें एसिड डल जाए या बेस डल जाए, इसकी pH वैल्यू जो है चेंज नहीं होगी। तो बफर एक्शन जो है इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए बफर सोल्यूशन टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स pH वैल्यू, कि उस ये एक सोल्यूशन की एबिलिटी है जो उसके pH वैल्यू को चेंज नहीं होने देती है जब उसमें क्या डल जाए, थोड़ा स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस डल जाए, उसकी pH वैल्यू दैट विल डज नॉट चेंज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर एक्शन। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बफर सोल्यूशन के बारे में बताया, बफर सोल्यूशंस के बारे में कराया और न्यूमेरिकल्स करवाए pH के, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी जो है आप लोगों के लिए यूज़फुल लेक्चर होने वाला है। तो डेफिनेटली आपको लोगों को आगे भी मेरे लेक्चर्स देखने चाहिए। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। तो ठीक है फिर, है ना, नेक्स्ट जो है वीडियो मैं लॉन्च करूँगा वेरी सून, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।